गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू। गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू। ये कहानी है दो सास बहू की जोड़ी की, जिनका जिक्र गांव और शहरी तौर तरीकों से जुड़ा हुआ है। शकुंतला और काया शहर में रहने वाली सास बहू थी, वहीं संध्या और कमला गांव में रहने वाली सास बहू थी। कमला और संध्या बलिहार गांव में रहने वाली सास बहू थी। संध्या बहू, अरे ओ संध्या बहू, अरे नास पीटी जिंदा भी है कि निपट गई? सास की स्वर सुनकर संध्या सहमी हुई उसके पास आकर कहती है, जी सासू माँ, आपने बुलाया क्या? वो क्या है ना बहू रानी, बड़ी देर से तेरे दर्शन नहीं हुए थे, इसीलिए बस। आजकल की बहुओं ने तो लोक लाज बिसार ही दी है, न सर पर पल्लू है न आंखों में शर्म। वो माँ जी, शायद भागकर आने से सर का पल्लू सरक गया। ये सुनकर क्रूर कमला बेरहमी से संध्या की बाल पकड़कर बोलती है, करम जली, बंद कर अपनी बकैती। आगे से अगर सर से आंचल सरका तो तेरी हेकड़ी निकाल दूंगी। ये पहली दफा न था जब संध्या को अपनी क्रूर शासक कमला का सताव सहना पड़ा था। दूर खड़ा संध्या को देख उसका पति सुनील कहता है, कैसा पति हूँ, ये देखकर भी कि मेरी माँ मेरी पत्नी पर दुखों का पहाड़ बरसा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हर बार संध्या को बेचारी बेबस बहुओं की तरह सास का सताव सहन करना पड़ता है। ये तो रही गांव की सास बहू की बात। आइए एक नजर शहरी सास बहू शकुंतला और काया पर प्रतिबिंबित करते हैं। 60 साल की बूढ़ी शकुंतला एक चटाई बिछाए रसोई घर में सोई थी। तभी उसकी कसाई बहू काया रसोई घर में सो रही अपनी सास पर बर्फीला पानी डालते हुए बोलती है, अरे ओ बुढ़िया, चल उठ, सवेरे के 7 बज गए और तू है कि घोड़े बेचकर मजे से सो रही है। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं, सारा बदन बुखार से तप रहा है। आहा, मेरी सासू माँ बीमार हैं। ये बहानेबाजियां मैं बखूबी समझती हूँ। फटाफट से उठकर मेरे और कुणाल के लिए ब्रेकफास्ट बना, वरना तेरी झुलसी बूढ़ी चमड़ी उधेड़ने में मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। सासू माँ। अपनी शहरी बहू के खौफ से बेचारी बूढ़ी शकुंतला कामकाज करने लगती है, क्योंकि वो ये बखूबी जानती थी कि अगर वो मनाही जाहिर करती तो उसकी बहू उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। देख रहे हो कुणाल के बाबूजी, हमारे अपने बेटे ने बहू के आ जाने के बाद बुढ़िया को इस घर का बाई बना दिया। अपनी ही घर में मैं बुढ़िया बतौर बाई बनकर अपने पापी पेट की आग बुझाने को बेबस हूँ। ये बोलते हुए शकुंतला की आंखों से बेबसी की बदरी बरस पड़ती है। जहाँ एक और गांव में संध्या अपनी क्रूर सास कमला का सताव सह रही थी, वहीं शहर में शकुंतला बतौर अपनी बहू काया के कड़वे बोलबाला सह रही थी। समय गुजरता गया। फिर एक सांझ, सासू माँ, रात के खाने में बनाने के लिए कोई भी साग सब्जी नहीं है, आप बाजार से ला दीजिए। बेड़ा गर्ग हो तेरा, जब मुंह खोलती है खर्चे की बात बोलती है। तेरे बाप ने यहाँ नोटों का पुलिंदा थोड़ी बांधा है। इतनी जल्दी सब्जी कैसे खत्म हो गई? माँ जी, परसों रोज आप सिर्फ 50 रुपए की सब्जी लाई थी, वो तो गनीमत है कि मैंने भरसक वो सभी 4 बार बना दी। कोई बड़ा निशाना नहीं साध लिया तूने। जाकर बनिए की दुकान से 2 अंडे लिया, और सुन, उसकी भुर्जी सिर्फ मुझे और मेरे बेटे की थाली में परोसियो। अगर तेरे पेट में एक भी दाना पड़ा तो हलक से बाहर निकाल लूंगी कलमुही। संध्या सास के सुझाए अनुसार ही खाना बनाकर दोनों की थाली में परोस देती है। संध्या, तुम भी बैठकर खा लो। अरे बौरा गया है क्या सुनील बिटवा? सास से पहले बहू बैठकर ऐसे खा सकती है क्या? ज्यादा पत्नीव्रता मत बन, बहू के लिए पहले ही उसका पेट पहाड़ है। सुनील अपनी बीवी के प्रति कमला के बुरे रवैये से बखूबी परिचित था। संध्या का कुम्हलाया चेहरा और होठों पर पड़ी हुई सुर्खियां उसके दुखों को साझा कर रही थी, मगर सुनील अपनी माँ के हाथों मजबूर था। इधर शहर में शकुंतला का भी हाल संध्या से मिलता जुलता था। अरे ओ बुढ़िया, खबरदार जो इस खाने को हाथ लगाया, ये पकड़, पहले तुझे ये बासी रोटियां खानी है। तरोताजा खाना खा कर तेरी आदत बिगड़ गई है। अरे बहू, अपनी बुजुर्ग बूढ़ी सास पर जरा तो रहम कर। अगर मैं ये बासी खाना खाऊंगी तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। अरे बदहजमी होती है तो हो जाए, किसे पूछकर तूने ये रोटियां बढ़ाकर बनाई थी? बहू, खाना तो मैंने नपा-तुला ही बनाया था। मुझे क्या खबर थी कि तुम दोनों कल रात बाहर से खाकर आ जाओगे। अच्छा, तो तेरी बुरी नजरें हमारे खाने पर बिगड़ने लगी।
अब ये भुगतान तो तुझे बड़ा महंगा पड़ेगा। अब तो ये बासी खाना खत्म नहीं कर देती जब तक तू एक बार भी तुझे ताजा खाना नसीब नहीं होगा। दांत गिरने को हो रहे हैं और जुबान का स्वाद भरपूर चाहिए बुढ़िया को। काया के कारण बेचारी शकुंतला रोते बिलखती हुई वो सूखी रोटी खाती है, जिससे अगली सुबह उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तभी काया रसोई घर का रुख करती है। अरे ओ बुढ़िया, चल उठ, सुबह हो गई, उठ। अरे कहीं निपट तो नहीं गई? खामका खर्चे का घर बढ़ जाएगा। हाँ बहू। ये कुणाल और मेरे कपड़े हैं, गौर से सुन। ये सारे कपड़े एकदम महंगे हैं। अगर एक भी कपड़ों की जात बिगड़ी ना तो तेरा खाना बंद करके हर्जाना वसूल करूंगी। बासी खाने से शकुंतला को बुरी तरीके से बदहजमी होती है। उसका शरीर साथ देना बंद कर देता है। कपड़े धोने के दौरान शकुंतला की बूढ़ी आंखें बोझिल हो जाती हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों दंपत्ति उसे लेकर खैराती अस्पताल आते हैं और कुणाल कहता है, मिल गया सुकून आपको। आपके इस बदहजमी की बीमारी के चलते मेरी लाखों की बड़ी डील दांव पर लग गई। अरे इसका हर्जाना कौन भरेगा? उस खड़ी जैसी शकुंतला के सब्र का बांध जवाब दे जाता है। वो सिसकते हुए कहती है, बेटे, तेरे बाबूजी के जाने के बाद से पिछले 5 साल में पड़ाव से बाई बनकर तेरी और बहू की जी हुजूरी कर रही हूँ। अगर 30 दिन का 3000 भी जोड़ा जाए तो तेरे लाख रुपए का हर्जाना पूरा हो जाएगा। आज तेरी बूढ़ी माँ तेरे लिए बोझ बन गई है। तूने मुझे खैराती अस्पताल में पटक दिया, मगर तेरी छोटी से छोटी तकलीफ में इस माँ ने अपने महीनों की जोड़ी हुई जमा पूंजी बिना अपनी सोच के झोंक दी। शायद ये उसी का सिला है। और बहू, जिस पति पर तू धौंस जमाती है वो मुझ बुढ़िया की बदौलत तुझे सौगात में मिला है। शकुंतला की सच बात से दोनों दंपत्ति शर्मसार हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी गलती को सुधार लेते हैं। माँ, अपने इस नकारे बेवकूफ बेटे की बेअक्ली के लिए उसे माफ कर दो। कुछ समय के लिए मैं भटक गया था। ससुराल हमेशा से बहू के लिए बंधक बना है, मगर मैंने अपनी सुलझी हुई सास का बहुत बुरा फायदा उठाया। ससुराल और सास का शासन जाना ही नहीं। बहू, बीती बातों को भूल जा, एक नई शुरुआत करते हैं। शहरी बहू काया को सास की कदर समझ आ गई थी और ये गांव की गरीब बहू संध्या पर गौर फरमाते हैं। अरे ओ कामचोर, किसी काम की नहीं तू, बला कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बस माँ जी, बहू चाहे लाख बेहतर कर ले, सास उसके काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। भरसक कोशिश के बावजूद आप मुझसे कभी खुश नहीं होती। देख रहा है सुनील, तेरी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है। सच ही तो कहा है संध्या ने माँ। अरे बहू बनाकर लाई थी आप, उसे बाई बनाकर रख दिया। आपके सैकड़ों सताव सितम सहकर भी ये बेचारी चुप रहती है। सुनील जी, शांत हो जाइए। बहू सच ही तो बोल रहा है सुनील। मैंने सास की धौंस में तुझ पर ताड़ना बरसाई। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, मैंने बहू को बाई बना दिया। बेटे के ये कड़वे बोल से आज मुझे तेरी कदर समझ आ गई है। ये सुनकर संध्या सिसकती हुई अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, मैं जानती थी कि एक न दिन आपको मेरी कदर जरूर समझ आएगी। आज मेरा सपना साकार हो गया। इस तरह शहरी सास शकुंतला और गांव की बहू संध्या का जीवन बदल जाता है। मोमोज खाने वाली बहू से परेशान सास। सुगंधा अपने बेटे प्रज्वल के साथ दिल्ली शहर के प्रीत विहार कॉलोनी में रहती थी। एक सवेरे सुगंधा कहती है, अरे बेटा जरा सुन। माँ, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अरे ये भाग दौड़ भरी जिंदगी सारा जीवन चलना है। अब तू सयाना हो चुका है, तेरी शादी की उम्र हो चली है। एक बड़ी ही सुंदर सुशील लड़की का रिश्ता आया है, बसंतपुर गांव की रहने वाली है। बोल तो ब्याह की बात बढ़ाऊं। माँ, आप जिसे मेरे लिए पसंद करोगी मैं उससे शादी कर लूंगा। अब मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। पारिवारिक साझेदारी से प्रज्वल की शादी गांव की रहने वाली मिर्ची से हो जाती है और यहाँ से शुरू होता है मिर्ची के ससुराल का सफर। मिर्ची बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से अंदर उठेल कर गृह प्रवेश कर। अरे सुगंधा, तेरी बहू मसालों के मौसम में जन्मी है क्या? बोलो भला, ये धनिया मिर्ची भी कोई नाम होता है? वो का है ना सासू माँ की सहेली सासू जी, पहली दफा हमरे बाबूजी हमके बचकाने में मोमोज खिलाए रहे। वो ससुरा मोमोजवा इतना मजेदार रहे कि तब से ही हमके तीखा खाए के बड़जोड़ आदत हुई गई।
यही से पूरा गांव देहात हमरा नामकरण कर दिया, बोले तो मिर्ची। सभी रस्मों के खात्मे के साथ मोहल्ले की औरतें वहां से चली जाती हैं। गुजरते दिनों के साथ मिर्ची की शादी को सप्ताह बीत जाते हैं। अरे मिर्ची बहू, सासू माँ, आप हमके बुलाई रही का? आज हम दोनों सास बहू एक संग भाजी तरकारी खरीदारी करने चलते हैं। दोनों सास बहू बाजार आ पहुंचती हैं, जहां मिर्ची की निगाह मोमोज के कॉर्नर पर जाती है। अरे दादा, अम्मा जी, वो देखिए मोमोज। अब तो पहले मिर्ची मोमोज से पेट पूजा करेगी। मिर्ची भीड़ को चीरते हुए मन्नू मोमोज वाले की दुकान पर आकर कहती है, अरे ओ मोमोज वाले भैया, तने गर्मा गर्म चटकेदार मोमोज बनाई दियो। कहिए मैडम, कौन सा मोमोज खाएंगे आप? वेज मोमोज, पनीर मोमोज या फिर चिकन मटन मोमोज? अरे ओ मंदबुद्धि मोमोज वाले, बरा गए हैं क्या? अरे हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, सिर्फ स्टीम मोमोज दे। भाई साहब, तुम अम्मा जी की बात पर गौर नहीं करो, जल्दी से चटकेदार चिकन मोमोज खिला दो। सुगंधा के लाख मना करने के बावजूद भी मोमोज खाने की शौकिया बहू मिर्ची गपागप चिकन मोमोज चट कर जाती है। उस सांझ सुगंधा घर लौटकर प्रज्वल से कहती है, अरे क्या बताऊं बेटा, बेड़ा गर्क हो इस बहू का। अरे मोमोज की मारी बीमारी उठा लाई हूँ मैं। पूरे 500 के मोमोज खाकर अपना पेट भरकर आ रही है। अरे बीच बाजार में इतने चाव से चिकन मोमोज खा रही थी कि बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अरे मिर्ची, ये माँ क्या कह रही हैं? अरे सजनवा, तुम्हारी मेहरिया शुरू से मोमोज की दीवानी है। अब हम गांव में स्टीम और फ्राई मोमोज का चटकारा तो लगाए रहे, पर चिकन मोमोज देखकर हमारी जुबान चकाचौंध हुई गई। बस हम खा लिए। बहू, इतनी मात्रा में मिर्ची मसालों का सेवन सही नहीं। माँ सही कह रही है मिर्ची। दोनों माँ बेटे के लाख समझाने के बावजूद भी मोमोज की दीवानी बहू रानी को कहाँ कुछ समझ में आने वाला था। उस रोज के बाद से मिर्ची अक्सर खरीदारी के बहाने से बाजार जाकर बेहिसाब मोमोज खाने लगी थी। फिर एक सांझ, अरे मिर्ची बहू, प्रज्वल का कई दिनों से पनीर के पराठे खाने का मन था, सो मैं पनीर ले आई हूँ। शाम को पनीर के पराठे बना देना। ये बोलकर सुगंधा चली जाती है और मिर्ची अपना खुराफाती दिमाग चलाते हुए कहती है, मन्नू मोमोज वाले के पास हम पनीर के मोमोज देखे रहे, आज तो मिर्ची पनीर से मोमोज का निर्माण करिए। मिर्ची यूट्यूब से पनीर मोमोज की रेसिपी देखकर मोमोज बना लेती है। थोड़ी ही देर में उसका पति और सुगंधा खाने की मेज पर आ बैठते हैं और उसे देखकर सुगंधा अपनी बहू मिर्ची पर बिगड़ते हुए बोलती है, वाह मेरी गुणवान बहू, तेरे लिए तो अपना ही पेट पहाड़ है। अरे मैंने तुझे पनीर के पराठे बनाने को कहा था, तूने तो ये अतरंगी मोमो टोमो बना दिए। अब भर ले अपने पेट का भंडार घर इस मोमोज से, मंद बुद्धि। मिर्ची अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके हाथ मलते हुए मोमोज पर टूट पड़ती है। अरे वाह, मिर्ची का चटपटा मसालेदार मोमोज बनाए हैं, मजा आ गया। एक सासू माँ और हमरो सजनवा को ही हमरे मोमोज की कदर नहीं है। हर एक दिन के साथ मिर्ची का मोमोज के प्रति रिझाव बढ़ता जा रहा था। कभी वो फ्राई मोमोज खाती तो कभी सैकड़ों स्टीम मोमोज खाती, जिसके चलते एक सवेरे मिर्ची की आंखें बेहिसाब बोझिलता के साथ वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। माँ जल्दी आओ, देखो मिर्ची बेहोश हो गई। अरे इसे अस्पताल लेकर चलना होगा। दोनों भागते दौड़ते मिर्ची को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर पूरे तौर से जांच पड़ताल करके कहता है, देखिए, आपकी बहू ने अत्यधिक मात्रा में मैदे का सेवन किया है, इसी कारणवश उसकी सेहत बिगड़ गई है। आप अब से ध्यान रखना कि भावी भविष्य में वो फिर कभी मिर्च मसाला या मोमोज इत्यादि का सेवन न करे। थोड़ी देर में मिर्ची बेहोशी से बाहर आती है, तभी सुगंधा उसे समझाते हुए कहती है, देख ले मंदबुद्धि, तेरे मोमोज खाने की होड़ ने तुझे बीमारी के बिस्तर पर लाकर पटक दिया। मिर्ची चुप्पी साधकर अपनी सास सुगंधा की बात को सुनने लगती है। 2 दिन के बाद मिर्ची अस्पताल से घर लौट आती है और कहती है, अरे ये अम्मा जी तो एकदम बैरन बन गई है। ससुरा सप्ताह भर से हमके बेसुआद दलिया खिचड़ी खिलाकर मारे पर तुली है। मोमोज के मारे हमरे पेट में कबड्डी मचे थे। उस रात मिर्ची अपने पति और सास के सो जाने के बाद दबे पांव रसोई घर का रुख करती है और नपे तुले हाथों से कुछ ही पलछिन में फ्राई मोमोज बनाकर मिर्चदार चटनी में सराबोर करके खाने लगती है। अरे वाह वाह, मेरे प्यारे मोमोज,
तुम्हारे बिना तो ससुरी हमारी जिंदगी एकदम बेजान बेरंग हो जात है। कुछ ही देर में मिर्ची प्लेट में रखे सारे मोमोज चट कर जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। वो चोरी छिपे अपनी मोमोज खाने की तीव्र इच्छा को पूरा करती। हम का सोचत रहे कि अब हमारी सेहत एकदम हरिहर हुई गई है। आज भाजी तरकारी खरीदने बाजार हम जाए। मगर आज तुझे एकाएक बाजार जाने की होड़ क्या हो रही है? सासू माँ, भला का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे आप ही तो कहत रही ना कि सास के बाद ससुराल के बागडोर बहुरिया के हाथ में शोभत है। हाँ ठीक है, अब बंद करिए बोल बच्चन। ये ले पैसे और बाजार से हरी भरी सब्जी ले आ। भोली भाली सुगंधा मिर्ची के मंसूबों को समझ नहीं पाती। दरअसल वो मोमोज के लिए बाजार जा रही है। थोड़ी ही देर में मिर्ची बाजार आकर बेहिसाब मिर्चदार मोमोज के चटकारे लगाती है। उसी रात मिर्ची की तबीयत बिगड़ जाती है। अरे सजनवा, हमरे पेट में ज्वालामुखी की झनकार होवत है। ऐसन बुझात है कि बारूद बरसत है। अरे हमका डॉक्टर के पास ले चलो, वरना आज रात ही हमारा मामला निपट जाए। सुगंधा और प्रज्वल उसे एक बार फिर अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर कई सारी जांच पड़ताल करके कहता है, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी सुझाया था कि इस मरीज को मोमोज जैसी मसालेदार मैदे की चीजों से दूर रखना, मगर इनकी लापरवाही बरतने की वजह से आज इनके पाचन तंत्र में मैदे के छोटे छोटे कण चिपक चुके हैं। इन्हें रिकवर होने में अब महीनों लगेंगे। डॉक्टर ये बोल रहे होते हैं कि मिर्ची बेहोशी से बाहर आ जाती है और सुगंधा उसे ताबड़तोड़ फटकार लगाते हुए कहती है, अरे मेरी चटोरी बहू, देख ले, तेरे मोमोज के चटकारे तुझे मौत के मुंह में घसीट ले आए हैं। तुम्हारी लापरवाही बरतने के चलते हम दोनों न सिर्फ माँ बेटे परेशान हो रहे हैं, बल्कि तुम भी सेहत से जूझ रही हो। सासू माँ, सजन माँ, हमका माफी दे दो। हम नहीं जानत रहे कि हमरे जुबान का स्वाद हमरे जान पर बनाई। अब हम फिर कभी बाहर का खान पान नहीं खाइब। उस रोज के बाद से मिर्ची मोमोज से सदा के लिए परहेज करती है और साथ ही घर का बना सेहतमंद संतुलित आहार खाने लगती है, जिसके बाद भविष्य में उसे ऐसा बुरा मंजर फिर देखने को कभी नहीं मिलता। बूढ़ी सास का प्यारा कौवा। दूर दराज बसे गुलमोहर गांव में कल्याणी नाम की एक बुजुर्ग बुढ़िया एकदम अकेली रहती थी। हमेशा की भांति आज भी बूढ़ी कल्याणी ओसारी में बैठी हुई बोलती है, इतने बरस बीत गए संदीप को शहर गए हुए, उसकी बाट जोते हुए अब तो मेरी आंखें भी बूढ़ी हो चली। शायद अब तुझे बेटे के लौटने की बात छोड़ देनी चाहिए कल्याणी। ये बोलते हुए बूढ़ी कल्याणी की आंखों से बेबसी की बदरा बरसने लगती है। कुछ देर बाद ही सांझ की बेला घिराती है, जिसे देख कल्याणी कहती है। कल्याणी रसोई घर का रुख करते हुए एकाएक सभी डिब्बे टटोलती है। इतना आटा ही शेष बचा है, अगर प्रत्येक दिन 2 रोटियां बनाऊंगी तो सप्ताह भर तक तो चल बन जाएगा। बुढ़िया 2 रोटियां बनाकर प्याज के साथ उसे थाली में परोसकर जैसे ही पहला कौर उठाती है कि एक जख्मी कौवा उसके झरोखे पर आकर बैठ जाता है और कांव कांव करने लगता है। अरे ये तो किसी कौवे के करहाने की आवाज है। एकाएक कल्याणी की नजर झरोखे पर पड़ती है। वो कौवे को अपनी बाहों में उठाकर सहलाते हुए कहती है, अरे ये कौवा तो लहूलुहान लथपथ है, लगता है किसी शिकारी ने इस पर निशाना साधा था, तभी इसके पंख और पंजे बुरे तौर से जख्मी हो गए हैं। बुढ़िया झटपट से जड़ी बूटियों का लेप बनाकर कौवे के घाव पर लगा देती है। कुछ पल छिन बाद कौवा अपने पंजों पर स्थिर होकर कांव कांव करने लगता है। लगता है ये कौवा प्यासा है, इसे पानी पिलाती हूँ। बुढ़िया कौवे को पानी पिलाती है। तभी कौवा बुढ़िया की परोसी हुई थाली से एक रोटी अपनी चोंच में दबाकर उसे एक टक निहारते हुए पंख फड़फड़ाने लगता है। तुझे भूख लगी है? कोई बात नहीं, हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, 1 रोटी तेरी 1 मेरी। बुढ़िया अपने हिस्से की 1 रोटी कौवे को देकर 1 रोटी खाती है। अब हर एक भोर और सांझ को कौवा झरोखे पर आ बैठता। बुढ़िया उसे रोटी देकर सहलाते हुए कहती है, अरे कंकु, मैं तेरी ही राह निहार रही थी, ये ले तेरे हिस्से की 1 रोटी। कंकु, मुझ बुढ़िया के पास बेहद सीमित संसाधन है, इसीलिए मैं सिर्फ 2 रोटियां ही बनाती हूँ, मगर उसे तुम्हारे संग साझा करके मुझे बेहद सुकून मिलता है। तुम मुझ बुढ़िया के चहेते बन चुके हो। इस तरह हर एक दिन सप्ताहों में शुमार होते चले गए। एक सवेरे कल्याणी का बेटा संदीप अपनी शहरी बीवी श्रेया के संग गांव में दस्तक देता है।
संदीप, मेरे लाल तू आ गया। तुझे देखकर मुझ बुढ़िया का दिल बाग बाग हो गया। माँ, ये श्रेया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। तूने शादी कर ली और मुझे अब बता रहा है? माँ, सब कुछ बेहद जल्दबाजी में हुआ, आपको खबर करने का समय नहीं मिला। खैर, अब जो संजोग मिल चुके हैं हो गए। आ बहू, तेरी बूढ़ी सास के घर में तेरा स्वागत है। सूरज ढलने के साथ पूरे गुलमोहर गांव सांझ में सराबोर हो जाता है। दरवाजे पर खड़ी कल्याणी को देख संदीप कहता है, माँ, क्या बात है, कोई आने वाला है क्या? सवेरे से सैकड़ों बार कभी आप दरवाजे पे जाती हो तो कभी झरोखे पर ताक लगाए हो। सुबह से खाने का एक कौर नहीं पड़ा आपके पेट में। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों खाकर सो जाओ। सफर के थके मांदे हो, ज्यादा देर तक जगोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। श्रेया और संदीप अपने कमरे की ओर अग्रसर होने को ही थे कि कौवा उड़ते हुए झरोके पर आकर बैठता हुआ काव काव करता है। ओफो, ये कौवा कहाँ से आ गया? श्रेया डंडा उठाकर कौवे को फटकारने लगती है। अरे ओ काले कौवे, जल्दी से फुर हो जा, वरना तेरे काले भद्दे पर कतर कर रख दूंगी मैं। बहू, ये क्या करामात कर रही है? क्यों सासू माँ, ये कौवा क्या लगता है आपका? बड़ा प्यार आ रहा है आपको इस परिंदे पर। कंकु, मेरे पास आओ। कल्याणी के शब्द सुनकर कौवा उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। कल्याणी हमेशा की भांति उसे खाने को एक रोटी देती है। कल्याणी का कौवे के प्रति अथाह स्नेह देख श्रेया पांव पटकते हुए अपने कमरे में चल देती है। गुजरता समय कब साल भर में शुमार हो जाता है। इस बीच श्रुति एक बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो बेटा, तू बाप बन गया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो माँ, आप भी दादी बन गयी। अगर आप दोनों माँ बेटे की बधाई हो चुकी हो तो संदीप, माँ जी को साफ तौर से समझा दो कि अब वो काला कौवा हमारे घर में ना आए। उसकी कर्कश काव काव की गूंज से मेरा दूध मुहा बच्चा डर जाएगा। बहू के बोल वचन सुनकर बेचारी बूढ़ी सास चुप्पी साध लेती है। मगर अब जो कि उस परिंदे को बुढ़िया की प्रीत की आदत पड़ चुकी है तो वो कहाँ रुकता। कौवा निस्दिन वहाँ आता। एक दिन की बात है, बुढ़िया अपने बहू के बच्चे को ओसारे में खिला रही थी। तभी देर दोपहर कौवा दस्तक दे देता है। अरे कंकु, तू आ गया। मैं कब से तेरी ही राह निहार रही थी। ये ले तेरे हिस्से की रोटी। कौवा चौकी पर बैठकर अपनी चोट से रोटी को खाने लगता है। तभी वहाँ श्रेया और संदीप आ धमकते हैं। सासू माँ, बढ़ती बुढ़ापे में सठिया गई है क्या आप? ये देखते हुए भी कि ये कौवा मेरे बच्चे के बगल में बैठा हुआ है, आप इसे भगाने के बजाय इसे रोटी खिला रही हैं। अरे बहू, एक परिंदे का पेट भरने से क्या बिगड़ जाएगा? माँ जी, आपका प्यार इस काले परिंदे के प्रति परवान चढ़ता जा रहा है। भगवान न करे अगर इस कसाई कौवे ने अपनी पैनी चोट से मेरे बेटे का आँख फोड़कर उसी जीवन भर के लिए अंधा कर दिया तब। श्रेया के जहरीले बोल के बाण संदीप के मन मस्तिष्क को भीतर तक सराबोर कर देते हैं और वो श्रेया के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है, माँ, श्रेया की बात एकदम सटीक है। इन परिंदों का भरसक भरोसा ही क्या। आज के बाद ये परिंदा यहाँ भटकते नहीं दिखना चाहिए। ये बोलते हुए संदीप एक कंटीली छड़ी से कौवे को मारने लगता है। कौवा करहाने लगता है। अरे बेटा, मत मार कंकु को, तुझे तेरी बूढ़ी माँ की कसम। कंकु, तू जा यहाँ से। बुढ़िया के बोलने पर कौवा पंख फड़फड़ाकर उड़ जाता है। उस रोज सारा आसमान घनघोर बरसाती बादलों से घिराता है, जिसके साथ झमाझम बरसात होती है। इतना तेज तूफान, जाने कंकु कहाँ होगा। ये तो कंकु की आवाज है। बुढ़िया की निगाह घर की मुंडेर पर बैठे कौवे पर जाती है। बुढ़िया के सिवा किसी को भी ये खबर न थी कि कौवे ने मुंडेर को अपना घर बना लिया है। समय गुजरता गया। एक सवेरे, बहू, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, मुन्ना का ख्याल रखना, वो सारे में खेल रहा है। ये बोलकर कल्याणी चली जाती है, मगर श्रेया तक उसके शब्द नहीं पहुँच पाते। तभी पास के जंगल से एक जहरीला सांप रेंगते हुए औसारे में आ घुसता है। तभी कौवा अपनी चोट से उस पर प्रहार करता है। ये तो उसी काले कौवे की कर्कश ध्वनि है। ये सासू माँ का कौवा एकदम उनके भांति हटीला है। श्रेया रसोई से बाहर का रुख करती है, जहाँ वो कौवे और सांप की भिड़ंत देखकर हक्की बक्की हो जाती है। आ संदीप, सासू माँ, जल्दी आइए, घर में सांप घुस आया है, मेरा मुन्ना। कौवा अपनी चोंच और पैने पंजों से सांप को लतराते हुए लहूलुहान कर देता है, मगर दम तोड़ते हुए सांप उसे डंक मार देता है। उसी पल छिन्न कल्याणी वहाँ आ धमकती है। बहू, ये सब क्या है? और मेरा कंकु ऐसे बोझल बेहोश क्यों पड़ा है? माँ जी,
जाने ये जंगली जहरीला सांप घर पर कब घुस आया। मुन्ना को बचाने में कंकु इस जहरीले सांप से भिड़ गया। अपनी भरसक कोशिश से कंकु ने इसे मार गिराया, मगर इस काले करेत ने कंकु को डस लिया। मैंने हमेशा इस कौवे को कितने कड़वे बोल सुनाए, बदले में इसने अपनी जान दांव पर लगाकर मुन्ना को बचाया। बहू, जल्दी से सांप के काटे हुए भाग पर कपड़ा बांध दे, तब तक मैं जड़ी बूटियों का लेप तैयार करती हूँ। इसे करैत का जहर खत्म हो जाएगा। बुढ़िया रोते बिलखते हुई फौरन लेप बनाकर कौवे के पंजे पर लगाती है। कुछ घंटों बाद कौवा भला चंगा अपने पंजों पर खड़ा हो जाता है। कंकु, मुझे माफ कर दो, अब से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारे कारण ही आज मेरा मुन्ना जिंदा है। श्रेया कौवों के लिए सुंदर सा घोंसला तैयार करती है। अब कौवा सदा के लिए बूढ़ी सास के संग रहने लगता है। रिक्शा चलाने वाली गरीब सास बहू। शाम का वक्त होता है और एक गरीब परिवार में एक बेचारी सीमा नाम की लड़की अपने पति और अपनी सास ससुर के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है, लेकिन सीली हुई लकड़ियों की वजह से वो खाना नहीं बना पाती। एक तो गैस खत्म हो गई है, ऊपर से ये लकड़ियां भी काम नहीं कर रही। अब भला मैं खाना कैसे बनाऊं? वहीं ससुर जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तभी उसकी सास उर्मिला उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, कहाँ है तू? अरे तू अभी तक खाना ही बना रही है। तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जल्दी से आनंद को फोन कर। अच्छा माँ जी, पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। सीमा तुरंत आनंद को फोन करती है और उसे फोन करके अपने ससुर के बारे में बताती है। अजी, आप जहाँ कहीं भी हैं, फौरन घर लौट आइए। पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। आनंद तुरंत रिक्शा चलाता हुआ घर को लौट आता है, जिसके बाद वो अपने रिक्शा में अपने पिता को बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसके पिता का चेकअप करते हैं तो उससे कहते हैं, देखिए, आपके पिताजी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। इनके पास अब बहुत कम समय बचा है, कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। अगर तुमने समय से पहले इनकी किडनी का ऑपरेशन करवा लिया तो शायद इनके बचने के थोड़े बहुत चांस हैं, लेकिन उसके लिए तो मैं 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। क्या कहा? 3 लाख रुपए? अरे डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? मैं तो एक गरीब रिक्शा चलाने वाला हूँ, इतना पैसा तो मैंने आज तक कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। देखिए, इलाज में तो इतना ही पैसा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और आनंद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो सुबह शाम रिक्शा चलाता रहता है और पैसे जोड़ने की कोशिश करता है। एक दिन रात के समय वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? पिताजी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई, उन्होंने कहा है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। आप चिंता मत कीजिए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। सीमा की बात सुनने के बाद आनंद आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों को उर्मिला के कमरे से उर्मिला के रोने की आवाज आती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब मैं इस दुनिया में क्या करूंगी? हे ऊपर वाले, मेरे पति के साथ तू मुझे उठा लेता तो अच्छा होता। आनंद और सीमा तुरंत उर्मिला के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने पिताजी को मरा हुआ देख फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे पिताजी को? हमारी गरीबी की वजह से पिताजी हमें छोड़कर चले गए। आज अगर हमारे पास पैसा होता तो ये सब ना होता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने सही से कमाया होता तो पिताजी आज हमारे बीच होते। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, और फिर एक ना एक दिन तो हर किसी को जाना है। सीमा अपनी सास उर्मिला और अपने पति को बहुत संभालने की कोशिश करती है, जिसके बाद आनंद अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करवा देता है। लेकिन उनके मरने के बाद बेचारे आनंद की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिक्शा भी चला नहीं पाता।
देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। उर्मिला उसकी हालत को देखकर उससे कहती है, अरे बहू, कहाँ मर गई तू? जल्दी यहाँ आ, देख मेरे बेटे की कितनी तबीयत खराब हो रही है। बेटा जल्दी सी दवाई खा ले, वरना तू ठीक कैसे होगा। माँ, मुझे लगता है कि पिताजी के साथ साथ मुझे भी चले जाना चाहिए था। मुझे पिताजी की बहुत याद आती है। वो हम सभी के लिए कितना प्यार करते थे। आज जब मेरी बारी आई तो हमारे हालत ही खराब हो गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। ये सब छोड़ो और चलो अपने हाथ मुंह धो लो और खाने के लिए आ जाओ। उर्मिला के कहने पर आनंद हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सभी बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन तभी अचानक से आनंद को चक्कर आते हैं और वो खाते खाते ही गिर जाता है, जिसके बाद सीमा और उर्मिला दोनों मिलकर उसे उसके कमरे तक लेकर जाती हैं। माँ जी, ये सब क्या है? आनंद जी को चक्कर कैसे आया? जब से आनंद के पिताजी गुजरे हैं तब से ही उसका ये हाल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी। अपने पिताजी के जाने के गम से बेचारे आनंद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो रिक्शा चलाने भी नहीं जा पाता, जिसके बाद उनके घर का राशन पानी सब खत्म हो जाता है। ऊपर से लालू उन्हें उधार राशन भी नहीं देता। अरे अरे, जब देखो मुंह उठाकर दुकान पर चले आते हो, हैं? अरे पहले के पैसे तो चुका दो। भाई साहब, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो रिक्शा चलाना शुरू कर देंगे। उसके बाद वो आपका एक एक पैसा लौटा देंगे। ठीक है, फिर राशन भी तुम्हें तभी मिलेगा। अभी जाओ यहाँ से। बेचारी सीमा बहुत ही उदास मन से खाली हाथ वापस घर लौट आती है। उसे घर आते हुए देख उर्मिला उससे कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू खाली हाथ ही घर लौट आई? राशन नहीं लेकर आई क्या? नहीं माँ जी, लालू ने आज हमें राशन नहीं दिया क्योंकि पहले के पैसे उसके नहीं गए हैं। मैं पूरे रास्ते एक बात सोचती हुई आ रही थी। हाँ बहू, बता, आखिर तू क्या सोच रही थी? माँ जी, आनंद जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए। अब मैं अपने पति आनंद को इस तरह जाते हुए नहीं देख सकती। हाय बहू, तू ये क्या नाप शनाप बक रही है? अपना मुंह बंद कर और मेरे बेटे के लिए अच्छा अच्छा सोच। अच्छा ही तो सोच रही हूँ माँ जी। क्यों ना मैं आनंद जी का रिक्शा चलाकर घर का खर्च निकाल लूं। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे भला रिक्शा भी औरतें चलाती हैं क्या? माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। कई बार समझाने के बाद उर्मिला मान जाती है, जिसके बाद सीमा आनंद का रिक्शा चलाना शुरू कर देती है। एक महिला को रिक्शा चलाते हुए देख गांव के कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग उसे शाबाशी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला भी कभी कभी सीमा की मदद करने के लिए उसके साथ रिक्शा चलाने लगती है। सीमा रिक्शे का पैडल चलाती है और उर्मिला उसे पीछे से धक्का देती है। देखते ही देखते वो रिक्शे से अच्छा खासा कमाना शुरू कर देती हैं। आज तो बहुत अच्छे से कमाई हो गई है। सबसे पहले तो आनंद जी को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। सीमा सबसे पहले आनंद का इलाज करवाती है और समय समय पर उसे दवाई खिलाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी सीमा को इतनी मेहनत करते हुए देख आनंद को बहुत खुशी मिलती है और जैसे ही वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो खुद ही रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। सीमा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया और रिक्शा चलाकर तुमने मेरी जान बचा ली और तुमने आज समाज को यह भी बता दिया कि एक औरत कुछ भी कर सकती है। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, इसलिए अब तुम्हें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं खुद रिक्शा चला लूंगा। अरे बेटा, एक तरफ तू औरत जात को सम्मान दे रहा है और दूसरी तरफ उसे काम न करने की सलाह दे रहा है। तू रिक्शा चला, लेकिन तेरे साथ साथ तेरी माँ और तेरी पत्नी भी रिक्शा चलाएगी। इससे हमारे घर की बरकत बढ़ेगी। अपनी माँ उर्मिला का ये सुझाव आनंद को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद सीमा अपनी सास उर्मिला के साथ मिलकर रिक्शा चलाती है।
तो आनंद भी रिक्शा चलाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो सभी परेशानियों से बाहर निकल आते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सास बहू का मायावी पेड़। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे थे। तभी गांव से दो औरत अपने घर से आधी रात के समय निकलकर गांव के जंगल की तरफ जाती हैं। अरे बहू क्या कर रही है? अरे जल्दी जल्दी चल, कोई हमें देख ना ले, कहीं हमारी सारी पोल पट्टी इन गांव वालों के सामने खुल ना जाए। अरे तू नहीं जानती, अगर ये बात गांव में से किसी को पता चल गई तो हमारा क्या हाल होगा। अरे माँ जी, गाँव वालों को तो आपकी आवाज से ही पता चल जाएगा, आप चीख क्यों रही हो? अरे आप तो खुद गाँव वालों को इस बात का न्योता दे रही हो। अच्छा चल, ज्यादा मत बोल और जल्दी जल्दी चल, नहीं तो देरी हो जाएगी हमें। वो दोनों गांव के जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ खड़ा था, लेकिन वो पेड़ होने के बाद भी उसकी पत्तियां काली नजर आती हैं, जिन्हें देखते ही मोना बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए, अब हमारा मायावी पेड़ बिल्कुल तैयार है, हमें अब इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ बहू, मैंने कब से इसका इंतजार किया है। जा जल्दी से वो मंत्र पढ़ और इस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ के ले आ। मोना तुरंत पेड़ की पत्ती तोड़ने के लिए अपने मन में मंत्र का जाप करती है और उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ के अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद उसकी सास उन पत्तियों को अपने हाथों पर मसलकर सीधा अपने मुंह में निकल जाती हैं, जिसके बाद वो अचानक से जवान हो जाती हैं। ये तो सच में मायावी पेड़ है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अब ये सब हुआ तो हुआ कैसे। अरे बहू, ये तो हमारी मेहनत का फल है जो हमें मिला है, और बाबा की हमारे ऊपर कृपा, जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। चल अब एक टोकरी में इस मायावी पेड़ की पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा कर ले, कल हम दोनों बहुत माला माल होने वाले हैं। मोना अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद वे उस मायावी पेड़ से पत्तियां तोड़ना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू वहां से पत्तियां लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें वहां का एक आदमी देख लेता है, जिसका नाम बबलू होता है। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या कर रही हैं? ये सास बहू यहाँ आधी रात के समय? अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और ये पेड़ इतना अजीब क्यों दिख रहा है? आखिर इस पेड़ का क्या राज हो सकता है? अरे मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर बबलू वहां से एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोना और ममता घर पहुंचकर अगले दिन सुबह का इंतजार करने लगती हैं। बस अब तो मुझे कल के होने का इंतजार है। कल हम दोनों सास बहू अमीर होने की पहली सीढ़ियां चढ़ेंगे। अरे माँ जी, अब सो भी जाओ, कल की बात कल के लिए छोड़ देते हैं। मोना की बात मानकर ममता आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बबलू तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक बबलू से कहता है, देखो, जिस मायावी पेड़ के बारे में तुम मुझसे पूछने आए हो वो कोई मामूली पेड़ नहीं है। उसकी पत्तियां काली हैं और उसकी पत्तियों को जो भी खाएगा वो पहले की तरह जवान और अमर हो जाएगा। क्या क्या ये पेड़ किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? हाँ, अगर कोई बिना मंत्र जाने इस पेड़ के पास जाएगा तो इस मायावी पेड़ से एक भयानक चुड़ैल निकलेगी और वो उसे मार देगी। ये सुनते ही बबलू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे शुक्र है मैं उस पेड़ के पास न जाकर सीधा तांत्रिक बाबा के पास आ गया। लेकिन वो दोनों सास बहू आखिर इस मायावी पेड़ से करना क्या चाहती हैं? तभी अचानक से तांत्रिक बाबा बबलू से कहते हैं, तुम उस चुड़ैल से डर रहे हो क्या? नहीं नहीं, भला भला क्यों? उस चुड़ैल से मैं क्यों डरूंगा? भला उसने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उससे डरूंगा? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा कि आखिर वो दोनों सास बहू मायावी पेड़ की इतनी सारी पत्तियों से आखिर क्या करेंगी? ये बात तो अब तुम्हें वो दोनों सास बहू ही बता सकती हैं। तांत्रिक की ये बात सुनकर बबलू वहां से चला जाता है, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वे दोनों सास बहू गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें मायावी पेड़ की पत्तियों के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी उन पत्तियों पर आकर्षित हो जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, अरे इस बात का क्या भरोसा है कि अगर हम इन पत्तियों को खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे? मुझे तो ये दोनों सास बहू पागल लगती हैं।
इनकी बातों पर भला भरोसा कैसे करें। अरे अगर ये सच में मायावी पेड़ की पत्तियां हैं तो हमें इनका जादू दिखाओ, तभी तो हम इन्हें खरीदेंगे। उर्मिला तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तभी वहां पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत आती है और कहती है, चलो ठीक है, मैं एक पत्ती खाऊंगी, उसके बाद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये पत्तियां मायावी पेड़ की हैं। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो मैं ही तुम्हें खिलाती हूँ इस मायावी पेड़ की पत्तियों को। इतना कहने के बाद ममता कुछ पत्तियों को अपने हाथों में मसल कर उस बूढ़ी औरत को खिला देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत बिल्कुल जवान और सुंदर बन जाती है। उस बूढ़ी औरत की जवानी वापस आ जाती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद गांव का हर एक आदमी उन पत्तियों को खरीदने के लिए पागल हो जाता है। जिसके बाद मोना और ममता दोनों उन पत्तियों को हीरो की कीमत पर बेचना शुरू कर देती हैं। अरे आओ 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 और अमर होने की पत्तियां लेकर जाओ, अब तो इस गांव का हर एक आदमी जवान के साथ अमर हो जाएगा। रात होते होते ममता और मोना सभी पत्तियां बेच देती हैं, जिसके बदले उन्हें करोड़ों का फायदा होता है। इतना पैसा एक ही दिन में कमाकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद आधी रात होते ही वो दोनों फिर से मायावी पेड़ के पास जाती हैं। जैसे ही मोना अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू करती है, वहां बबलू पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसे ये करने से रोकता है। अरे रुक जाओ, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारी वजह से गांव के सभी लोग मुसीबत में हैं। तुम्हारी उस मायावी पेड़ की पत्तियों ने उन्हें खोखला कर दिया है। बबलू गांव के सभी लोगों की हालत उन दोनों सास बहू को बताता है, जिसे सुनने के बाद उन दोनों को बहुत दुख होता है और वो दोनों पछतावा करने लगती हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमने अपने फायदे के साथ नुकसान पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी उस पेड़ के अंदर से चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और उन दोनों सास बहू से कहती है, अब तुम दोनों को इस गलती की सजा भी मिलेगी, क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? चुड़ैल के इतना कहते ही वो दोनों सास बहू बहुत बुरी तरह घबरा जाती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों को खा जाती है। चुड़ैल बबलू को भी खाने ही वाली थी, लेकिन तभी बबलू अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद चुड़ैल वापस पेड़ में चली जाती है। पर मायावी वो पेड़ दोबारा एक साधारण पेड़ में बदल जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग पहले की तरह ठीक हो जाते हैं।